हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, 78th का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा 120 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आज हम लोग 121 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। ठीक है, तो देखिए ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा है ये बहुत ही लंबा जा रहा है। क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल डिस्कस कराया जा रहा है कि उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ से, आपका साइंस हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है वो आपके पीवाईक्यू से ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ इसी का नोट्स बनाना है और इसको रिवाइज़ करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन कह सकते हैं आप या फिर हिस्ट्री का भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के टाइम का क्वेश्चन है कि द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, ठीक है, और एसटीएस केम इनटू प्रोमिनेंस विथ अ कॉल फॉर, ये क्या स्ट्रैटेजी था? गांधी जी का ये स्ट्रैटेजी था स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, है ना, संघर्ष विराम संघर्ष हिंदी में अगर कहें तो। ट्रूस माने विराम होता है, स्ट्रगल माने संघर्ष। तो ये किस समय के लिए था? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट कर दिया क्योंकि ये ऑप्शंस गलत थे। ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, ऑप्शंस में कुछ और है, इस कारण से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग पूरा ये स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल क्या था, गांधी जी का कौन सा फिलॉसफी था, वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। बीच में एक साल थोड़ा सा गैप रहा था 1931 के टाइम में, जब गांधी जी द्वितीय राउंड जो गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ लंदन चले गए थे उसमें भाग लेने के लिए 1931 में। ठीक है, फिर वहाँ से वापस आए थे दिसंबर में और वापस से इस आंदोलन को चला दिए थे। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो 2 भाग में हुआ था। 1930 में फर्स्ट फेज था और फिर बाद में 1932 से 34 सेकेंड फेज चला था। फिर इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिए गांधी जी। आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि गांधी जी सोचे कि आंदोलन बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच रहा है, 2 साल से ऊपर खींच गया था आंदोलन। तो देखिए, गांधी जी ऐसा बिलीव करते थे। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेसमैन, बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस पार्टी के, जो गांधी जी की बातों में बिलीव करते थे, गांधी जी उनके लीडर थे और गांधी जी भी बिलीव करते थे कि मास फेज ऑफ मूवमेंट स्ट्रगल फेज हैज़ टू बी फॉलोड बाय अ फेज ऑफ ट्रूस, यानी कि संघर्ष के बाद विराम जरूरी है। संघर्ष बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि कोई आंदोलन चल रहा है, अगर वो बहुत लंबा चल रहा है तो लोगों में जो जोश जुनून होता है वो कम होने लगता है समय के साथ। ठीक है, और आंदोलन भी लगता है कि शिथिल पड़ता जा रहा है। तो गांधी जी कहे थे कि जो आंदोलन है या संघर्ष है, क्रांति है, उसके बाद एक क्या होना चाहिए आपको? संघर्ष के बाद आपको विराम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? विराम। और फिर जब लगे कि अंग्रेज जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे, तो फिर से क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। तो गांधी जी का ये था कि संघर्ष करना चाहिए, फिर विराम करना चाहिए, फिर संघर्ष करना चाहिए, फिर विराम करना चाहिए, फिर संघर्ष करना चाहिए, इस तरह से। ये नहीं कि लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक फेज आना चाहिए, विराम का फेज, बिफोर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मास स्ट्रगल। अगला जो मास स्ट्रगल हो, यानी अगले संघर्ष के बीच में क्या होना चाहिए? विराम होना चाहिए। जो विराम का पीरियड होना चाहिए उसमें जो लोग हैं वो क्या करें? अपना स्ट्रेंथ गेन करें। ठीक है, दोबारा से अपनी मेहनत, हिम्मत, ठीक है, अपनी बुद्धि सबको बढ़ाएं। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ, मजबूती को बढ़ाएं लड़ने के लिए। एंड ऑल्सो गिव द गवर्नमेंट, और सरकार को भी विराम पीरियड में एक चांस मिल जाता है कि सरकार, जो नेता सब है, उनकी बातों को सुने, लोगों की बातों को सुने और माने। ठीक है, तो विराम पीरियड दोनों के लिए होता है कि जो क्रांतिकारी हैं वो भी अब थक गए हैं संघर्ष करते करते, तो वो भी थोड़ा आराम करें और दोबारा से अपनी जो भी उनका वो है उसको गेन करें, अपने स्ट्रेंथ को गेन करें। और जो अंग्रेज हैं यानी जो सरकार है, उसको भी समय मिलता था कि वो भी लोगों की डिमांड्स को पूरा करें। द मास कुड नॉट गो ऑन सेक्रीफाइसिंग इनडिफिनिटली, अनंत काल तक तो सेक्रीफाइस नहीं ना किया सकता है। संघर्ष इनडिफिनिट तो नहीं चल सकता है, अनंत तक तो नहीं चल सकता है। इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, अगर सरकार पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाएगी, नेगेटिव रवैया अपनाती है, तो मूवमेंट को फिर से रिज्यूम किया जाएगा, यानी फिर शुरू किया जाएगा।
इसको कहा गया स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रैटेजी, STS स्ट्रैटेजी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो इस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में भी थे। वो कहते थे कि नहीं, विराम देने की बात ही नहीं करनी चाहिए, केवल संघर्ष चलना चाहिए। ठीक है, वो थे नेहरू। नेहरू आर्ग्यू करते थे कि अब हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ पे हमें अब विराम की बात नहीं करनी चाहिए, अब हमें केवल लड़ाई करते रहना चाहिए उनके खिलाफ में। ठीक है, कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, एंड कन्फ्लिक्ट विथ इम्पीरियलिज्म टिल इट वाज ओवरथ्रोन, मतलब तब तक इस गद्दी के खिलाफ, अंग्रेजी गद्दी के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए जब तक इसको उखाड़ के फेंका ना जाए, ऐसा नेहरू का मानना था। ठीक है, real power, he said, cannot be won by 2 annas or 4 annas against an STS स्ट्रेटजी। उन्होंने STS स्ट्रेटजी, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में अपना स्ट्रेटजी दिया था। उनका स्ट्रेटजी था स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटजी, यानी संघर्ष और जीत। संघर्ष विराम, ये तो फिर चलता रहेगा ना STS। उनका कहना था कि नहीं, एक बार संघर्ष शुरू हो गया, आप संघर्ष करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि विक्ट्री हासिल ना हो जाए, यानी जीत हासिल ना हो जाए। तो ये हुआ था, ये सब 1935 के आसपास ये चीज़ चल रही थी। तो आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें 1935 का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण से आपका, जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में ही हुआ था जब बंगाल विभाजन किया गया था। क्विट इंडिया 1952 में हुआ था। बाइकॉट साइमन कमीशन 1927 में, साइमन वापस जाओ हुआ था। और खिलाफत 1919 में हुआ था। तो 1935, और ये स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, और इसका मार्क्स सभी बच्चों को दिया गया होगा, दिया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसका 1 नंबर सभी को मिलता है, चाहे आप बनाएं चाहे नहीं बनाएं, चाहे गलत बनाएं, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हिस्ट्री का ही है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया था, यानी बहुत जगहों पे अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंक करके जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने अपनी सरकारें गठित की थी, उसको कहा गया पैरेलल गवर्नमेंट। मतलब एक तरफ तो अंग्रेजी सरकार चल ही रहा था, दूसरी तरफ इन लोगों ने अपनी राष्ट्रवादी सरकार गठित की थी। तो पैरेलल सरकार बहुत जगहों पे गठित की थी। तो कहाँ गठित नहीं हुआ था? नॉट मैच, ए इसका आंसर है। खेड़ा गुजरात, यहाँ गठित नहीं हुआ था, बाकी इन तीनों जगह गठित हुआ था। तामलुक में जतिया सरकार के नेतृत्व में, तालचर में प्रजामंडल, और सतारा में परती सरकार के रूप में। ठीक है, लेकिन हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को ही पूरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये उसमें पैरेलल गवर्नमेंट का गठन हुआ ही तो एक बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत कुछ हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप नोट बना लीजिए। ठीक है, देखिए, व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। जब आप नोट्स बनाते हैं तो जो आपके स्लाइड पे यहाँ लिखा हुआ है उसको पूरा पूरा उतारना नहीं है, बल्कि जितना बताया जा रहा है केवल उतना, क्योंकि स्लाइड पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं भी होती हैं। ठीक है, देखो, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी ऑन 8 अगस्त 1942। डेट लिख लो, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में सिर्फ डेट भी पूछा है। 8 अगस्त 1942 एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बॉम्बे सेशन में इसको लॉन्च किया गया था। बताए थे ना कि कांग्रेस पार्टी का हर साल सेशन होता था। ठीक है, हर साल दिसंबर में सेशन होता था। तो कभी कभी स्पेशल सेशन भी हुआ है अगस्त में, सितंबर में। 1919 में पहली बार स्पेशल सेशन भी बुलाया गया था। तो ये जो बॉम्बे का में जो सेशन हुआ वो स्पेशल सेशन था, और उसमें इसको पास किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्यों लाया गया क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसका एम था क्या? वही, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना ब्रिटिश रूल से, यही तो एम है। भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी भारत को क्या करना? आज़ादी दिलाना। द क्विट इंडिया मूवमेंट साउट टू डिमांड एन इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इमीडिएट एंड माने इसमें क्या था कि तुरंत भारत छोड़ो, 1942 में, यानी तुरंत भारत छोड़ो। ये नहीं कि मतलब देश आज़ादी दो, या फिर 1942 में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम भारत छोड़ के जाओ। ठीक है, ये चीज़ था इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। तुरंत हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस तुरंत चाहिए। स्लोगन दिया गया क्विट इंडिया बिकम अ रैलिंग
क्राई फॉर द मूवमेंट सिम्बलाइजिंग द डिमांड फॉर ब्रिटिश टू लीव इंडिया। यही डिमांड किया गया, भारत छोड़ो, लीव इंडिया, इंडिया को छोड़ के जाओ। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था, क्यों अचानक से ये मूवमेंट शुरू हुआ? देखो, ये मूवमेंट गांधी जी का जो 3-4 बहुत मतलब कि नेशनल लेवल पे जो मूवमेंट हुआ, जैसे चंपारण है, चंपारण नेशनल लेवल का नहीं है, वो सिर्फ चंपारण में हुआ था। ठीक है, मगर कुछ मूवमेंट नेशनल लेवल के थे गांधी जी के, जैसे 1920 में असहयोग, नॉन कॉपरेशन, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे हम लोग, सविनय अवज्ञा, और 1942 में भारत छोड़ो, ये यानी क्विट इंडिया। ये तीनों जो है ना गांधी जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब मास स्ट्रगल था, जिसमें पूरा इंडिया पार्टिसिपेट किया था, 1920, 1930 और 1942। तो आखिर 1942 में अचानक से ये आंदोलन क्यों हुआ? ये आंदोलन बहुत हिंसक था, गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, मगर ये आंदोलन हिंसक था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना वो वॉयलेंट आंदोलन था। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था? तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, अभी जैसे बता दिए। वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया के सोल्जर्स का यूज़ किया जा रहा था, इंडियन सोल्जर्स का यूज ब्रिटेन कर रहा था, यहाँ के सैनिकों को उधर ले जाके जर्मनी वगैरह सब में जा करके हमारे सैनिक जो है वो लड़ रहे थे। ठीक है, हाउएवर द INC डिमांडेड इंडिपेंडेंस बिफोर कंटिन्यूइंग टू द वॉर एफर्ट। ठीक है, बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारे नेताओं से पूछे इंडिया के सोल्जर्स को यूज़ किया गया था, ये एक कारण था। ठीक है, और वर्ल्ड देखो, क्योंकि युद्ध चल रहा है, सारी सेना हमारी बाहर है, युद्ध हो रहा है, तो सारा खाना पीना जो था ना वो भी बाहर जा रहा था। तो भारत में 1942 में ही बहुत भयानक बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसमें से 1.5 लाख लोग मारे गए थे बंगाल में। ठीक है, बहुत बड़ा फेमीन आया था। तो उसका कारण यही था कि सारा खाना पीना आप लेके जा रहे हो बाहर विदेश, क्योंकि युद्ध हो रहा है। ठीक है, दूसरा कारण है क्रिप्स मिशन। 1942 में अंग्रेजों ब्रिटेन से क्या आया? क्रिप्स 3 लोगों का एक दल आया भारत में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, इसीलिए इसका नाम है क्रिप्स मिशन। तो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था ये करने कि जाओ और भारत का क्या डिमांड है अपना देखो। मगर क्रिप्स मिशन जो है ना वो कहा कि ठीक है, भारत को हम लोग आज़ादी मतलब नहीं देंगे, फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं किया, वो बात किया कि डोमिनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ स्थापित किया जाएगा, वो भी युद्ध के बाद, युद्ध जब खत्म होगा तब यहाँ पे डोमिनियन गवर्नमेंट स्थापित करेंगे। डोमिनियन गवर्नमेंट क्या होता है? मतलब ऐसा सरकार जिसका जो मेन हेड होगा ना वो तो रानी ही रहेगी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, मगर जो फॉरेन अफेयर्स है, दूसरे देशों के साथ आपका क्या संबंध है, युद्ध है या फिर दोस्ती, किस देश से दोस्ती करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रिटेन की महारानी ही डिसाइड करेंगी। तो ये होता है डोमिनियन गवर्नमेंट। तो कहा कि इंडिया को डोमिनियन राज्य का दर्जा हम लोग दे देंगे, लेकिन हम लोग तो पहले ही कह दिए थे कि नहीं, हमें डोमिनियन चाहिए ही नहीं। हम लोग तो 1930 से ही मतलब पूर्ण स्वराज, जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये नारा दिया था पूर्ण स्वराज, उसी समय से हम लोग सोच लेते कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ये इस तरह का नहीं चाहिए कि इंटरनल अफेयर हम देखेंगे बाकी बाहर का चीज़ तुम देखो, जो अंदर बाहर है सब हम लोग खुद ही देखना है हमें। तो क्रिप्स मिशन जो है ना ये फेल हो गया क्योंकि इसने डोमिनियन राज्य का दर्जा का बात किया, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। समझ गए? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया विथ एन ऑफर ऑफ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, लिमिटेड हमें जो स्वराज मिलता वो पूरा नहीं मिलता, आधा अधूरा स्वराज। ठीक है, वो भी युद्ध के बाद। तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद गांधी जी का क्या स्टैंड था? तो जब फेलियर हो गया क्रिप्स मिशन का, तो गांधी जी ने एक स्टर्न एटीट्यूड अपनाया कि अब ब्रिटिश सरकार को क्या करना होगा? प्रेशर करना होगा भारत को क्विट करने के लिए, भारत छोड़ने के लिए। तो प्रेशर देना होगा भारत को छोड़ने के लिए, और प्रेशर देंगे कैसे? मूवमेंट के माध्यम से, आंदोलन करेंगे, और वही आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। समझ गए? रीजंस वही सब रीजंस है। पहला रीजन यही है, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कितने लोग थे? 3 लोगों की एक कमेटी थी, हेड जो था वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसने भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात की। डोमिनियन राज्य का दर्जा मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि इंटरनल अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, आपका चॉइस कि आप जो अपना करना है करो, लेकिन बाहरी चीज़ें, फॉरेन अफेयर्स जो है
वो महारानी के अंडर में ही रहता। तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्लियर हो गया। क्रिप्स मिशन जो है ना, वो जो भी बात कहा उससे क्लियर हो गया कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, आधा अधूरा आज़ादी इसको दिया जाए। ऊपर से हमारे सैनिकों को बिना मर्जी के लेकर के चले गए थे, युद्ध में फंसा दिए थे। हमारा इंडिया का तो वो युद्ध था नहीं, वो तो ब्रिटेन का युद्ध था जर्मनी के साथ। हमारा तो कोई युद्ध था नहीं, लेकिन हमारे सैनिक बेचारे मारे जा रहे थे। ठीक है, द पॉपुलर डिसकंटेंट वॉज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। क्या हुआ कि वॉर में सारी चीज़ें जाने लगी, खाना पानी सब रसद वहाँ जाने लगा, तो यहाँ पे सामान का कमी हो गया। सामान का कमी हो गया तो दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, शॉर्टेज हो गया सामान का और प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये सब भी एक कारण था। लोग जो है वो भूखे मरने लगे। द इंसिडेंट सच एज अलाइड रिवर्सेज एंड ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड बर्मा। 1937 में म्यांमार हम लोगों से अलग हुआ था, कल बताए थे ना, म्यांमार अलग हुआ था इंडिया से 1937 में। और उसके बाद म्यांमार से ब्रिटिशर्स बाहर भी चले गए, म्यांमार को आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया तो हम लोगों के अंदर भी ये फीलिंग कंफर्म हो गया कि हमें भी आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, द मैनर इन विच ब्रिटिश इवैक्यूएशन फ्रॉम मलाया एंड बर्मा, मलाया माने मलेशिया, बर्मा माने क्या कहते हैं आपको, ये म्यांमार। तो यहाँ से जैसे ब्रिटिशर्स अलग हुए थे, तो एक तो हमें ये फीलिंग आया कि हम भी इसको भगा सकते, दूसरा थोड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि वहाँ से उनका अलग होने का तरीका जो बहुत ही खराब था। जैसे हमारे यहाँ से भी जब यहाँ से अलग हुए तो हम लोग को तोड़ते हुए अलग हुए, इंडिया को 3 टुकड़ा में बांट दिया, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, तो वहाँ से जब अलग हुआ था तो वहाँ भी अब केवल अपने वाइट जो गोरे लोग थे उन लोगों को वहाँ से हटा दिया था, बाकी लोगों को वहीं छोड़ दिया लड़ने के लिए, मरने के लिए, बिना खाना पानी के। दूसरा बात यह है कि इंडिया पे जापान का भी कब्जा, जापान का भी आने का खतरा मंडरा रहा था। देखो इंडिया, अगर देखो यहाँ मान लो अगर इंडिया है, ईस्ट साइड जापान है, ईस्ट में, तो यहाँ से जापान जो है वो भी इंडिया में आ सकता था, समझे, तो उसका भी खतरा था। उसके बाद पब्लिक का कॉन्फिडेंस कि ब्रिटिशर्स जो है वो एकदम बहुत ही महान है, वो कभी हारते नहीं हैं, अंग्रेज़ों का जो सूर्य है वो, अंग्रेज़ों के राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होने लगी। लोग समझ गए कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेज़ बहुत ही महान है, ये है वो है, इनको भी हराया जा सकता है। ठीक है, since people were anticipating overthrow of British rule in near future, it was essential to mobilize them during such a time and ensure maximum participation and success of the movement। ठीक है, गांधी जी को लगा कि ये बिल्कुल सही समय है जब कोई मूवमेंट चलाया जा सकता है, लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सकता है और मूवमेंट सक्सेस भी हो सकता है। ये सोचते हुए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। प्रोक्लेमेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 क्या मतलब कैसे आया, कैसे स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस पार्टी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस का कमेटी मिला और वहीं पे एडॉप्ट किया गया क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। लिख लीजिए, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है, क्विट इंडिया प्रस्ताव, रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव, ये प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में ही एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इस कमेटी के अप्रूवल के बाद गांधी जी ने इसको 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया। एड्रेसिंग द कॉन्फ्रेंस गांधी गेव द कॉल ऑफ डू और डाई, मतलब सभा को एड्रेस करते हुए गांधी जी ने डू और डाई का मंत्र दिया। ठीक है, कि या तो भारत को आज़ाद कराओ या आज़ादी कराते कराते मर जाओ। बिगिनिंग कैसे होता है, 8 तारीख को शुरू हुआ, 9 तारीख को सभी जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को प्लस जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सब अरेस्ट हो गए। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को ना लीडरलेस मूवमेंट कहा जाता है। ये मूवमेंट में कोई भी नेता नहीं था। अगर कहा जाए कि इस मूवमेंट को किसने शुरू किया, ठीक है गांधी जी ने लॉन्च किया, मगर उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, कोई नेता इस मूवमेंट का नहीं है। ठीक है, और इन लोगों का जब अरेस्ट हुआ, ये जो न्यूज फैला, तो हर तरफ एकदम हिंसा भड़क गया, पूरे इंडिया में हिंसा होने लगा। स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हड़ताल होने लगा, स्ट्राइक्स होने लगे। ठीक है, एंड प्रोसेशंस टुक्स प्लेस, यानी हर जगह मतलब जैसे होता है ना कि होली जलाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये सब होने लगा, हड़ताल हुआ, लोग जुलूस ले लेकर के निकला,
ये सब घटनाएं बढ़ने लगी। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ लीडर्स लोग के एब्सेंस में ये इम्पॉसिबल हो गया कि मूवमेंट को नॉन वायलेंट बनाए रखा जाए, यानी अहिंसक बनाए रखा जाए। मूवमेंट में हिंसा घुस ही गया क्योंकि कोई नेता था ही नहीं जो उसको संभालता। लोग जो है रेलवे लाइन पे तोड़ने लगे, क्योंकि रेलवे लाइन जो है वो अंग्रेजों का मतलब एक सिंबल टाइप है कि उन्होंने बनाया है, उसको तोड़ने लगे। पुलिस ऑफिस जो पुलिस स्टेशन है उसको जलाने लगे, रेलवे स्टेशन को जलाने लगे, टेलीफोन लाइन टेलीग्राफ लाइन उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है। बदले में ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेज भी देखो, आप किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेगा। तो हम लोग जब उसका चीज को जला रहे थे तो वो लोग भी हम लोग को पकड़ पकड़ के या गोली मार रहा था। इस तरह से घटनाएं हो रही थी। ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड टू द मूवमेंट बाय मास अरेस्ट, बहुत सारे लोगों को एकदम अरेस्ट कर लिया। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, है ना, हजारों इनोसेंट लोग मारे गए। द कांग्रेस लीडरशिप वॉज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द पुलिस यूज फोर्स, पुलिस ने भी फोर्स का यूज किया पब्लिक को हटाने के लिए, लाठी चार्ज किया, आग जलाया, इसमें आगजनी हुआ बहुत सारा। ठीक है। 10,000 वेर अरेस्टेड एंड द पुलिस यूज द मोस्ट क्रूअल मेथड टू क्वेल द अनरेस्ट। पुलिस ने भी बहुत ही क्रूर तरीका अपनाया इसको दबाने के लिए, इस जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए। द ब्रूटल रिप्रेशन सक्सीडेड इन फिजलिंग आउट द मास फेज ऑफ स्ट्रगल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 7 वीक्स। यानी कि इतने गंदे तरीके से बच्चों को भी मारा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया, बच्चा सबको भी गोली से मार दिया गया। तो इतना ज़्यादा जब दबाया जाने लगा तो ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाया। 6 से 7 सप्ताह में ही ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक है। स्प्रेड कैसे हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी? तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बहुत चल रहा था, लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, बाहर खुलेआम नहीं कर रहे थे। ठीक है। एंड ऑल इंडिया अंडरग्राउंड लीडरशिप हैड आल्सो बिगन टू इमर्ज। द अंडरग्राउंड मूवमेंट वाज हेल्पिंग इन कीपिंग अप, ये सब लिखने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। दे ऑल्सो गैदर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स एंड मटीरियल्स इंक्लूडिंग बॉम्ब आर्म, ये सब बनाते थे लोग, डायनामाइट, टू अंडरग्राउंड ग्रुप्स थ्रू आउट द कंट्री। Congress socialists were generally in the lead, but active participants also include Gandhian आश्रमाइट्स, फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, मतलब सब लोग इसमें हिस्सा लिए। बॉम्ब वगैरह बनाया जाने लगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा था। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, ठीक है, छोटू भाई पुरानिक, आरपी गोइंका, जेपी जयप्रकाश नारायण, बिहार के कंटेक्स्ट में। तो ये सब प्रोमिनेंट उस टाइम के लीडर थे। देखो एक चीज याद रखना, जेपी जो है ना, इन्होंने आजाद दस्ता नाम का ग्रुप बनाया था। गुरिल्ला वॉर लड़ते थे ये ग्रुप के लोग। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम वाज द कांग्रेस रेडियो बाय उषा मेहता। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड रेडियो का स्थापना किसने किया था? उषा मेहता ने। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम अंडरग्राउंड रेडियो, उषा मेहता, इन पे मूवी भी आया है एक। ठीक है। ऑपरेटेड क्लैंडेस्टिनली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इन बॉम्बे सिटी, बॉम्बे के आसपास डिफरेंट लोकेशन पे ऑपरेट किया जाता था ये रेडियो। उसके बाद पैरेलल सरकार कहाँ गठित हुआ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे हिस्सों में पैरेलल सरकार गठित किया गया। देखो नॉर्मल पूछ सकता है कि किस आंदोलन के टाइम पैरेलल सरकार गठन किया गया, ऑप्शन दे देगा, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये भी याद रखना है, क्विट इंडिया के टाइम, क्विट इंडिया 1942 के टाइम पे ही पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित किया गया था। जो पहला गवर्नमेंट था वो था यूपी के बलिया में। ठीक है। चित्तू पांडे के लीडरशिप में 1942 में, चित्तू पांडे के लीडरशिप में यूपी के बलिया में। इन तामलुक कहाँ है? बंगाल में, जतिया सरकार के नेतृत्व में। ठीक है। बंगाल के तामलुक में जतिया सरकार के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। जतिया सरकार प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू स्कूल्स, कैरिड आउट साइक्लोन रिलीफ एफर्ट्स। यानी ये जतिया सरकार जो व्यक्ति थे, इन्होंने स्कूल्स को भी बहुत ज़्यादा दान दिया। जो साइक्लोन आता है चक्रवात, उसमें लोगों को रिलीफ पहुंचाने का बहुत सारा काम किया था। ठीक है। और एक आर्मी भी बनाया था, इसका नाम था विद्युत वाहिनी। ये कभी क्वेश्चन पूछ दे कि ये आर्मी किसने बनाया था? विद्युत वाहिनी जतिया सरकार का था। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस पैडी। जो ज़्यादा धान हो जाता था इनके यहाँ, वो इसको गरीबों में बांट देते थे।
नेक्स्ट है तीसरा सतारा, महाराष्ट्र का सतारा बिकम द बेस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग एंड मोस्ट इफेक्टिव पैरेलल सरकार। पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ भी स्थापित किया गया था प्रति सरकार के नाम से, ठीक है, प्रति सरकार, विथ नानी पाटिल एज इट्स की लीडर। सतारा में प्रति सरकार, बलिया में चित्तू पांडे और तामलुक, तामलुक में कौन है, जतिया सरकार, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन गवर्नमेंट, सरकार पे अटैक किया जाता था। इन्फॉर्मर्स जो होते हैं, स्पाइस, इन्फॉर्मर जो होता है जो सरकार में मिल जाता है, वो लोग पे भी अटैक किया जाता था। रॉबिन हुड स्टाइल में ये लोग लूटपाट करते थे और फिर गरीबों में बांट देते थे, अंग्रेजों को लूट के गरीबों में बांटते थे, ठीक है। न्यायदान मंडल यानी पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट बनाया गया, इसका नाम था न्यायदान मंडल, जो कोई भी मामला है, न्याय देना है तो उसके लिए था। प्रोहिबिशन वाज इन्फोर्स्ड एंड गांधी marriages were held where untouchables were invited and no abstentions was permitted। गांधी मैरिज क्या, गांधी मैरिज का मतलब होता है कि ऐसा शादी करना जिसमें कि अनटचेबल्स को भी इनवाइट किया, क्योंकि गांधी जी छुआछूत को मानते थे, तो अनटचेबल्स को इनवाइट किया जाता था। फिर जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, साथ में बैठ करके खाना पीना खाते थे, तो ये सब। फिर अटैक ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे अटैक भी किया गया था उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। पीजेंट एक्टिविटीज वर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन टारगेटिंग सिम्बॉल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी का जो सिम्बॉल सब था उसको टारगेट करना इन लोगों का मकसद था, वही जैसे टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन लाइन, रेलवे लाइन, यही सब, ठीक है। गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था, देखो, इन फरवरी 1943 गांधी बिगेन अ फास्ट इन जेल, गांधी जी ने जेल में फास्ट रखा। इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट्स रिपीटेड डिमांड फॉर हिम टू कंडेम द वायलेंस एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया। देखिए, अंग्रेज जो है वो गांधी जी को बोले कि देखो हिंसा हो रहा है, आप इसका निंदा करो कि हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा पे बात करना चाहिए। लेकिन गांधी जी बोले कि हम क्या कर सकते हैं, जो जो बोओगे वही काटोगे, तो अब हम इन लोगों को हिंसा करने से नहीं रोक सकते हैं। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं रोक सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी भी इस चीज़ को मतलब सपोर्ट किए। फिर पार्टिसिपेशन किसका किसका रहा, तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, युवाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा इस मास स्ट्रगल में, ठीक है। फिर वर्कर्स लोग जो है वो लोग अपना मजदूर सब वो लोग छोड़ दिया, हड़ताल कर दिया, वो लोग अपना काम छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा, स्पेशली कॉलेज और स्कूल गर्ल, जैसे सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये उस समय की प्रोमिनेंट वुमेन्स थी, ठीक है। फिर पीजेंट्स जो गांव वाले लोग हैं, किसान हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा रहा। उसके बाद जमींदार, बहुत सारे जमींदार भी इस मामले में, इसमें आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। बहुत सारे बड़े जमींदार जो हैं वो अंग्रेजों को मना कर दिए कि हम लोग जो है आपको कोई पैसा वैसा नहीं देंगे, ये इस आंदोलन को कुचलने में हम लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे वो थे दरभंगा के राजा, ठीक है, दरभंगा के राजा। मुस्लिम लोग का पार्टिसिपेशन कैसा रहा, मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो है वो लो था, बहुत ही कम था, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इवन सपोर्टर्स ऑफ द मुस्लिम लीग असिस्टेड बाई प्रोवाइडिंग शेल्टर टू अनग्राउंड वर्कर्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग एज इन्फॉर्मर्स। बस यही है, इन लोग का पार्टिसिपेशन कम था। फेल क्यों हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्यों फेल हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन से तो भारत को छोड़ के गया नहीं ये लोग, ये आंदोलन बहुत ही जल्दी दबा दिया गया, क्योंकि ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो चुका था, बहुत सारे लोग मारे गए इस आंदोलन में, ठीक है। ये लीडर लेस मूवमेंट था, इस कारण भी फेल हो गया, ठीक है। मतलब इसका कोई लीडर तो था नहीं, तो इसलिए भी ये फेल हो गया मूवमेंट। इसको मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला नहीं, बहुत कम्युनिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट नहीं मिला, यानी बहुत सारी पार्टियों का इसको सपोर्ट नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, द मूवमेंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग कांग्रेस पीपल एजिटेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कांग्रेस के लोगों के बीच में भी आपस में मतलब बहुत ज़्यादा वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, ठीक है, कोई क्लियर कट एक्शन नहीं था लोगों का, ये लिमिटेड रह गया केवल पुअर पीपल्स के तरफ ही, जो अपर क्लास था वो लोग इसमें पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा नहीं किया। मगर फिर भी इसका सिग्निफिकेंस है,
इट एस्टेब्लिश द ट्रूथ दैट इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेज ऑफ इंडियंस। इससे ये प्रूफ हो गया कि अब इंडियंस जो है वो भारतीयों को अब भारतीय जो है वो अंग्रेजों को नहीं चाहते कि वो यहाँ रूल करें। ठीक है, और बिना भारतीयों की मर्जी के रूल करना आसान नहीं है, ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, ये अंग्रेजों को एक मैसेज गया कि पैकअप एंड लीव, पैकअप करो और जाओ, भागो, अपना बैग पैक करो और निकलो। ये मैसेज, क्लियर कट मैसेज उनको चला गया। ठीक है, बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो है वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए इस चीज़ में। ठीक है, बहुत जगह पे पैरेलल सरकार का जो गठन हुआ, ये भी प्रूफ किया कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, अब अपनी सरकार चाहते हैं, अब अंग्रेजों की सरकार की ज़रूरत लोगों को नहीं है। ठीक है, तो यही सब है, ये आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, इतना ही क्विट इंडिया मूवमेंट में है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 नंबर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो गलती होने का पूरा ही चांस है, क्योंकि जल्दी ये पढ़ा हुआ नहीं होता है बहुतों का। तो टेस्ला जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो या इसका आंसर है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला है क्या? ठीक है, टेस्ला क्या होता है, तो देखिए, टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, एसआई यूनिट है। टेस्ला क्या है? एसआई यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है कि मान लो कि कोई मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई लोहा लेके आएंगे या कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे, तो वो अट्रैक्ट करके उसको अपने में या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो फिर रिपेल कर देगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, किसी भी मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है, और उसका स्पीड क्या है मूव करने का, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से ये चार्ज जो है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर चार्ज का ऐसा यूनिट। तो अब कोई चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इस पे एम्पियर चार्ज लगा है, तो इस पे एक फोर्स लगता है। इस जो मैग्नेट है ना, ये एक फोर्स लगाता है, जैसे लोहा पे फोर्स लगाता है या दूसरा मैग्नेट है उस पर फोर्स लगाता है, उसी तरह इस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाता है। और जो फोर्स लगाता है वो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन की स्पीड से उस पर फोर्स लगता है, इसीलिए इसका पूरा फॉर्मूला हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। समझ गए आप लोग? तो टेस्ला क्या है? टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के चारों साइड जो बनता है वो है उसका मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड में जब कोई आएगा तो वो महसूस करेगा, मैग्नेट के आकर्षण को महसूस करेगा। जैसे कंपस, अगर कंपस आया तो कंपस उस चीज़ को महसूस करेगा, मैग्नेट की तरफ इशारा करेगा। तो अगर इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन, वो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, और मूविंग है इस कारण मीटर पर सेकेंड। तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, इस ये मैग्नेट इसको भी अपनी तरफ खींचेगा या तो फिर अपने से दूर भेजेगा, एक फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं टेस्ला। और उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन पर मीटर, पर एम्पियर मीटर। बस हो गया, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि हम लोग बिहार के सारे एंशियंट डायनेस्टी जो हैं वो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो बताना कि शिशुनाग के बाद मौर्य था या शुंग था या नंद था। नेक्स्ट 125 नंबर। अमोंग द फॉलोइंग हु हैज बीन Among the following, who has been Speaker of Lok Sabha prior to his election as President of India? प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन जीतने से पहले कौन व्यक्ति इन चारों में से लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर रह चुके थे? अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इन चारों में से कौन आदमी स्पीकर रहे थे और फिर बाद में वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए।
तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो पहले लोकसभा के स्पीकर थे, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े और जीत गए और वो भारत के प्रेसिडेंट बन गए। वैसे तो ये चारों ही भारत के प्रेसिडेंट कभी ना कभी रहे हैं और भारत का बहुत सारा प्रेसिडेंट रहा है, टोटल 15 प्रेसिडेंट, अभी 15th चल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट है। तो हम लोग सभी प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे इनके बारे में पूछ दिया कि कौन स्पीकर थे पहले, और पूछ देगा कि कौन साइंटिस्ट थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, तो ये तो आसान है। मगर और भी कुछ कुछ पूछ सकता है, तो हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट को आज कर ही लेते हैं, फिर आपका जो है पॉलिटी का ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हेड ऑफ द स्टेट। उसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो राज्य का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, सरकार का नहीं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होता है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। और आर्म्ड फोर्स जो है हमारा थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उसका सुप्रीम कमांडर होता है, यानी उसी का जो सारा चीज चलता है। ठीक है, उन्हीं के आदेश से हमारी फोर्सेस जो है वो वर्क करती हैं। प्रेसिडेंट जो है उसको फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन। ऑल दो वेस्टेड विद दीज पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, बहुत सारे पावर्स मिले हैं, सारी चीज़ें उसी के नाम पे होती हैं। कोई भी अग्रीमेंट होता है किसी देश के साथ तो वो प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। ठीक है, जैसे फ्रांस से हमने रफाल खरीदा, रफाल डील हुआ तो एक बना होगा, एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, तो वो साइन करने के लिए भरे कोई जाए, हमारे पीएम जाए या कुछ हो, मगर वो एग्रीमेंट जो है वो किसके नाम पे हम लोग करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मगर फिर भी ये जो पद है ना, ये सिर्फ सेरिमोनियल पद रह गया। आप देखते हैं कि कोनो काम आप देखते नहीं होंगे प्रेसिडेंट को करते हुए, केवल झंडा फहराना है तो उसमें वो लोग दिखाई दे जाते हैं। मीन्स कि हमारे देश में ये ना सेरिमोनियल पद है। ठीक है, एक तरह से देखो, हम इंडिया जो है ना, यहाँ पे दो तरह के हेड हैं। एक तो नॉमिनल हेड है नाम का, और एक है रियल हेड, जो रियल है। तो नाम का कौन है, प्रेसिडेंट, नॉमिनल, और रियल कौन है, पीएम। इसीलिए हर जगह हम लोग पीएम को देखते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये लोग कौन है, ये हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये है हमारे थर्ड प्रेसिडेंट है, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन वहाँ के प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर भी थे। ठीक है, बिहार के गवर्नर। राजेंद्र प्रसाद तो बिहारी ही थे, आपको पता ही है, बिहार के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। और जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, उसके बाद वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट बनते हैं। ये महिला जो है ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये जो है बिहार की, सॉरी, पहली इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये अभी हमारी प्रेसिडेंट है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। ये सबसे यंग प्रेसिडेंट हैं, बाकी जो भी लोग प्रेसिडेंट बने थे वो हमेशा बूढ़े होते थे, ये सबसे यंग और पहली आदिवासी महिला, ट्राइबल वुमेन, पहली आदिवासी महिला ही नहीं, पहली आदिवासी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। समझ गए? ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हम लोग तो लड़ते नहीं हैं, मतलब लड़ सकते हैं, हम लोग उसमें वोट नहीं देते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पीएम का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, हम लोग एमपी और एमएलए को चुनते हैं, फिर उसमें से जिसको पीएम बनना है वो अपना बनता है। उसी तरह से हम लोग प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। प्रेसिडेंट के लिए वोट कौन करता है, हम लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं। ठीक है, जो वोट करता है प्रेसिडेंट के लिए उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, वो वोट करता है। और उस कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं, उसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जितने एमपी हैं, एमपी, एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ विधानसभा और एमएलए, सभी राज्यों के एमएलएज। समझ गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, जैसे बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो बिहार परिषद के नहीं, केवल सभा के। ठीक है,
प्रेसिडेंट जो है उनका टेन्योर 5 साल का होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या है समझ गया ना, एमपी है, सभी एमपी और एमएलए। ठीक है, टेन्योर जो होता है प्रेसिडेंट का वो होता है 5 साल का। 5 साल तक के लिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है। इन द केस वेयर अ प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस इज टर्मिनेटेड अर्ली, अगर वो पहले कुछ हो जाता है उनको, मान लेते हैं 5 साल के पहले उनकी डेथ हो जाती है, 3 ही साल में उनका डेथ हो जाता है, फिर उस कुर्सी पे कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अज्यूम करते हैं ऑफिस को, और फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट जब ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें प्रेजेंट नहीं है तो कौन बनेगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मृत्यु हो गई या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिया काम, त्याग पत्र किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। अगर बीच में अपना रिजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, या अगर उनका डेथ वगैरह हो गया तो फिर कौन गद्दी पे बैठेगा, मतलब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनता है। ठीक है, और मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरा 5 साल अपना पूरा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनका इलेक्शन कब होगा, 5 साल पूरा होने से 6 महीना पहले ही इलेक्शन करवा देना है, ताकि जो पोस्ट है वो खाली न रहे एक भी दिन। जैसे ही वो गद्दी से उतरेंगे जिस दिन, उस दिन नया प्रेसिडेंट जो है उसको वो शपथ दिलाएंगे पहले, फिर हटेंगे। ठीक है, तो यही होता है। हाँ, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद देखो, देयर वेयर हैव बीन 15 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जब से बनना शुरू हुआ तब से 15 प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक बन चुके हैं। इन 15 में 3 जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब वही कि वो प्रेसिडेंट के तौर पे बस काम कर रहे थे, वो रियल में प्रेसिडेंट नहीं थे। जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, जब वीवी गिरी जी, जब जाकिर हुसैन जी का डेथ हुआ था, देखो सबसे पहला प्रेसिडेंट हमारे हो गए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे जो मनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जो है ना वो अपना सर्विस के टाइम पे ही उनका डेथ हो गया था। जब वो मर गए तो उनके जगह वीवी गिरी को बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर बाद में वो रियल में उनका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फिर वो प्रेसिडेंट बन गए रियल में। ठीक है, ही रिमेन्स द ओनली पर्सन टू हैव हेल्ड ऑफिस बोथ एज अ प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये एकमात्र व्यक्ति, अब अगला बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के भी तौर पे काम किए और एक्टिंग राष्ट्रपति के तौर पे, यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं थे तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट के पद से ये वहां पे भी काम किए। तो प्रेसिडेंट के तौर पे भी और एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी वीवी गिरी काम किए हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो पहले व्यक्ति थे, पहला राष्ट्रपति जो 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहे, यानी 5 साल रहे, फिर अगला इलेक्शन में खड़े हुए, फिर 5 साल रहे, है ना। जबकि उनके बाद बाकी सभी लोग केवल 5 साल ही रहा है, तो वही है जो 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहे थे, यानी 10 साल से ज्यादा रहे वो, है ना, राजेंद्र प्रसाद। उनके अलावा और कोई नहीं रहा है। ठीक है, फिर यहाँ है 7 प्रेसिडेंट, 7 प्रेसिडेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से, फिर जनता पार्टी से एक आदमी नीलम संजीव रेड्डी, ये जनता पार्टी के थे। हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट, यही वो व्यक्ति हैं जो स्पीकर के पद से रिजाइन करके तब आए थे और प्रेसिडेंट का पद लड़े थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु ऑफिस में ही हो गया था। 5 साल के अंदर ऑफिस में ही काम करते हुए इनका मृत्यु हुआ था। वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 2 राष्ट्रपति। ठीक है, याद कर लीजिए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जब जाकिर हुसैन का डेथ हुआ तो उनके जगह जो वाइस प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, वो कौन थे, वीवी गिरी, यानी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किए थे जाकिर हुसैन की डेथ के बाद, वीवी गिरी।
और फिर जब वीवी गिरी इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए प्रेसिडेंट का, तो फिर पोस्ट खाली हो गया। तो अब तो कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था, क्योंकि वीवी गिरी खुद ही वाइस प्रेसिडेंट थे पहले। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीजीआई। तो एकमात्र ऐसा चीफ जस्टिस, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति बनाया गया है, वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या था? चीफ जस्टिस। क्योंकि ये राष्ट्रपति पूरे पूरे राष्ट्रपति बने नहीं, ये सिर्फ एक्टिंग राष्ट्रपति थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। रियल प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होना था तो सीट खाली नहीं हो सकता, एक भी दिन राष्ट्रपति की सीट खाली नहीं हो सकती है। तो फिर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको फिर बनाया गया। तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की गद्दी पे कुछ दिन बैठे हैं वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। समझ गए? यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनका नाम मोहम्मद हिदायतुल्ला, एक्टिंग प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल 2007 में बनी फर्स्ट वुमन। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को सेकेंड वुमन और पहली ट्राइबल, पहली आदिवासी व्यक्ति गद्दी संभालने वाली। ठीक है। और जब देखो 2 लोगों का डेथ हुआ था ना कुर्सी पे बैठे बैठे, एक तो हमारे हो गए आपको जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? वीवी गिरी। और फिर वीवी गिरी जब चुनाव लड़ने चले गए तो कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो सीजीआई थे। और फिर फखरुद्दीन अली अहमद का भी डेथ हुआ था आपको, मतलब अपने काल में ही डेथ हो गया था इनका भी। तो इनके जगह पे कौन बना था? बीडी जत्ती। एक्टिंग प्रेसिडेंट इनके जगह पे कौन बने थे? बीडी जत्ती। तो अभी तक 3 लोग एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर चुके हैं, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे? बिहार के। उस मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ये कृषि मंत्री थे। क्या थे? कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तमिलनाडु के हैं, नाम से समझ में आ ही रहा है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे और उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। वीवी गिरी जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों एक्टिंग प्रेसिडेंट है। उसके बाद वीवी गिरी सही में मतलब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है। इसके पहले ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम की और गवर्नर ऑफ केरला, केरला के राज्यपाल के तौर पे। फखरुद्दीन अली अहमद ये भी कृषि मंत्री थे। बीडी जत्ती, ये जब फखरुद्दीन मरे तो इनके जगह कौन बने? बीडी जत्ती बने। ये कर्नाटका के सीएम रह चुके थे। ठीक है। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे। यही है जो स्पीकर रहते हुए रिजाइन किए। ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, ये पंजाब के सीएम थे, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, रक्षा मंत्री आर वेंकटरमन। ठीक है। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ये भी थे। के आर नारायण ये भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। कितने सारे लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के बाद फिर प्रेसिडेंट बने। अब्दुल कलाम ये चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे सरकार के, वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है। प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ये वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सब रह चुके थे, विदेश मंत्री। रामनाथ कोविंद ये भी बिहार के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है। रामनाथ कोविंद और बिहार के गवर्नर जाकिर हुसैन भी रह चुके थे। फिर द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की, ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। ठीक है। तो पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है तो हम लोग थोड़ा सा और प्रेसिडेंट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन प्रेसिडेंट, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रेसिडेंट हमारे संविधान में किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 52 से आता है। प्रेसिडेंट की बात संविधान में किससे की गई है? आर्टिकल 52 से। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का सारा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सारे जो बिल्स हैं, सारा जो कानून है, उसमें साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का।
ऐसा नहीं है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया तो कानून बन गया। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है तब तक नहीं बनता है। तो सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट जो है वो पहला सिटीजन है, ये सब लिखा चुके हैं। प्रेसिडेंट जो है वो देश की एकता अखंडता का चिन्ह है, सिंबल है। ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो ही बताया, एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? तो उसमें होते हैं एमपी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। जैसे बताया था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन पहले नॉमिनेट होता था, तो वो लोग नहीं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के वोट में जाता था, केवल इलेक्टेड मेंबर। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 12 ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए या फिर जया भादुरी, हेमा मालिनी। तो अलग अलग फील्ड के 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति एंट्री देते हैं, एमपी बना देते हैं राज्यसभा का। समझे? 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो ये सब लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि ये लोग चुना हुआ आदमी नहीं है। ये लोग जो है केवल नॉमिनेटेड है, ये लोग इलेक्शन में खड़ा होकर जीत के नहीं गया है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्शन में जीते हुए मेंबर हैं, केवल वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस, बोथ हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। उसके बाद राज्यों की जो स्टेट असेंबली होती है, एमएलए जो होते हैं राज्यों के, वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ बहुत सारा है, 7 गो है, मगर फिर भी जो दिल्ली और पुडुचेरी है केवल वहीं पर विधानसभा है और कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी अब विधानसभा है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी विधानसभा है। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, एमएलए हैं, वो भाग ले सकते हैं। तो कौन कौन भाग ले सकता है? एमपी, सारे इलेक्टेड मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के, फिर सभी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मेंबर्स, ये सभी भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब देखो, सिंपल से समझो, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 3 आदमी खड़ा है, ए बी सी, 3 लोग राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हैं। अब मान लेते हैं कि कोई गया, एक्स गया, एक्स जो है वो वोट देने गया, तो एक्स क्या करेगा? वो ए को वोट देगा कि 1 नंबर पे, बी को वोट देगा 2 नंबर पे और सी को वोट देगा 3 नंबर पे। तीनों को वोट देगा, ऐसा नहीं केवल एक आदमी को वोट देगा। एक्स का कहना है कि मैं चाहता हूं कि ए जीते, अगर ए नहीं जीते तो बी जीते, और अगर बी नहीं जीते तो सी जीते। अब वाई गया, वाई बी को 1 नंबर पे वोट दिया, इसको 2 नंबर पे वोट दिया, इसको 3 नंबर पे वोट दिया। वाई कहेगा कि मैं चाहता हूं कि बी जीते पहले, बी ना जीते तो ए जीते, और ए ना जीते तो फिर सी जीते। फिर जेड जाएगा, जेड भी इसी तरह से, मान लेते हैं कि जेड भी ए को वोट दिया 1 नंबर पे, इसको वोट दिया 2 नंबर पे और इसको वोट दिया 3 नंबर पे। ठीक है, मतलब जेड भी कहा कि मैं चाहता हूं कि एक जीते, ए ना जीते तो सी जीते, और सी ना जीते तो बी जीते। समझ गए कि 3 लोग खड़े थे, 3 लोगों ने जाके वोट दिया, ये तीनों खड़े थे और ये तीनों ने वोट दिया है। अब जब गिनती शुरू होगी तो एक किसको ज्यादा आया है? एक ए को जो है 1 ज्यादा मिला है, 1 एंड 2, 2 ठो 1 नंबर पे 2 लोगों ने ए को रखा है, तो जीता कौन? ए जीता। समझ आया? हो सकता था कि कोई भी जीत सकता था। यहाँ पे सी जो है, सी को 3 नंबर पे लोगों ने रखा है, बी को सबने थोड़ा थोड़ा आधा आधा वोट दिया है। तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो हम लोग सभी को वोट देते हैं, जितने लोग खड़े हैं सबको वोट देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक आदमी को वोट दे रहे हैं, सबको वोट देना होता है। ठीक है, तो यही सिस्टम है, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना होता है, ये सब पूछा जाता है, ये एकदम लिख लीजिए अपने कॉपी में। एक एमएलए का वोट वैल्यू जो होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लो बिहार का कोई एमएलए है, ठीक है, कोई भी एमएलए है बिहार का, तो उसका वोट का वैल्यू कितना होगा, वो जाके जो वोट देगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा बिहार का टोटल जनसंख्या बट्टे बिहार में टोटल इलेक्टेड मेंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर कितना है बिहार विधानसभा में, शायद 273 है, कितना 273 या 243, बताइए आप लोग कमेंट में। तो उतना जो है लोग ये यहाँ पे उतना लिख देंगे और ऊपर स्टेट लिख देंगे, इनटू 1000 कर देंगे, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट वैल्यू है एमपी का, वो एमएलए का था, किसी राज्य के एमएलए का, और एमपी का क्या होगा, तो द सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सारे जो राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं उन सब का वोट वैल्यू को जोड़ करके बाई टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ जितने एमपी हैं वो कर देना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमपी वाला, पर एमएलए वाला इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो गुना 1000 की जगह कर देगा गुना 100 या गुना 10 या गुना 1000, तो वो आपको समझना है कि क्या सही है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो 2 ग्राउंड पे होता है। क्यों प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो केवल नाम का पद है, वो नॉमिनल हेड है, इसीलिए उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन अगर करेंगे प्रेसिडेंट के लिए तो फिर खर्चा करना पड़ेगा उतना, बहुत इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, तो वो सब से बचने के लिए क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कर देते हैं, अंदर अंदर इलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक अगर नहीं रहेगा तो फिर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। 35 साल की उसकी उम्र चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है दोनों के लिए। बी अ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल होना चाहिए, किसका मेंबर बनने के, लोकसभा का। और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद आपको समझाई दिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस है और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको पहले रिजाइन करके तब जाके चुनाव में खड़ा होना होगा, क्योंकि वो सरकार का सैलरी उठा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है जो सरकार का सैलरी उठा रहे हैं, सरकार का पैसा उठा रहे हैं, तो होता है लाभ का पद। तो चुनाव लड़ने के लिए आपको लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। A sitting president or vice president of the union or the governor of any state or a minister either for the union or for any state is not disqualified for election as president, ठीक है। अगर किसी को प्रेसिडेंट में के इलेक्शन में खड़ा होना है तो जो प्रेसिडेंट है ऑलरेडी वो तो खड़ा हो ही सकता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी खड़ा हो सकता है, किसी राज्य का गवर्नर है वो भी खड़ा हो सकता है, किसी राज्य का मंत्री है, वो सब लोग खड़े हो सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जितने हमारे राष्ट्रपति वगैरह हुए हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं का गवर्नर है, या फिर ज़्यादातर लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैं, कहीं का चीफ मिनिस्टर है। तो इस तरह के लोग खड़े होते हैं और जीतते हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ टर्म 5 साल का होता है, अभी बात कर ही लिए थे, 5 साल। रिज़ाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन मारना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखित में रिज़ाइन देंगे, ठीक है। अगर उनको हटाना है, आज तक किसी प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ हटाया नहीं गया है, मगर ऐसा नहीं है कि वो बन गया तो 5 साल उसको रहना ही, अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। और हटाने का केवल एक ही तरीका है कि उन्होंने संविधान का वायलेशन किया, माने एक ही ग्राउंड है। अब किस ग्राउंड पे उनको हटाएंगे, तो उन्होंने संविधान का वायलेशन किया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन करना मतलब कि संविधान का अवमानना करना, संविधान में कुछ ऐसा बात लिखा है जिसको नहीं मानना, है ना, तो संविधान को तोड़ना, तो संविधान का वायलेशन अगर उन्होंने किया है तभी आप उनको हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट को हटाना आर्टिकल 61 से होता है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो किस आर्टिकल से हटाते हैं, 61। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट बोलते हैं हटाने को, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 से किया जाता है, ठीक है।
और ये कौन हटाता है? पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट कहाँ होता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होता है उनको हटाने का। ठीक है। ईदर हाउस में प्रिफर द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड दैट अ रिजोल्यूशन, मतलब कि किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है इनको हटाने की प्रक्रिया, या फिर राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है इनको हटाने की प्रक्रिया, जहाँ भी शुरू हो। ठीक है, कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया, लेकिन उनको 14 दिन पहले जो है ना नोटिस देना होता है। रिजोल्यूशन कंटेनिंग द प्रपोजल इज मूव्ड आफ्टर ए 14 days नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 मेंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड द रिजोल्यूशन इज देन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर। मतलब देखो कि हटाने की प्रक्रिया है तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, और उस नोटिस पे 1/4 मेंबर्स का जो है साइन चाहिए होता है। 1/4 मेंबर्स का माने टोटल हमारे यहाँ 543 मेंबर का में से 1/4 मेंबर का साइन लगेगा उनको हटाने की प्रक्रिया में, और इसका नोटिस 14 दिन पहले देना होगा। और जब बिल पास होएगा तो पास होने के लिए भी 2/3 मेंबर का चाहिए होगा। 543 का 2/3 मेंबर जो है उसका चाहिए होगा साइन। ठीक है, तभी बिल जो है इस तरह का पास हो सकता है, प्रेसिडेंट को तभी हटाया जा सकता है। तो इतना मुश्किल प्रक्रिया है, आज तक किसी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर। और जब प्रेसिडेंट के बारे में ये सब चल रहा होगा, उनको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में चल रही होगी, तो प्रेसिडेंट को भी वहाँ पे खड़े रहने का अधिकार है, राइट है टू अपीयर। ठीक है, और अपने बारे में बोलने का अधिकार है, अपनी सफाई देने का अधिकार है। और अगर ये पास नहीं होता है, 2/3 मेंबर से पास नहीं होता है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उनको नहीं हटाया जाएगा, और अगर पास हो जाता है तो फिर उनको उनकी ऑफिस से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो कहीं का एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो खड़े हो गए, जब एमपी थे या एमएलए थे तो वो चुनाव में खड़े हो गए, तो खड़े होने से पहले फिर उनको अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद त्याग करेंगे, वो फिर चुनाव में खड़े होंगे और जीतेंगे। ठीक है, ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली कब होता है? जैसे आपको बताया कि एक दिन भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए, तो खाली होगा या तो 5 साल पूरा हो जाए, तो भी खाली नहीं होता है। जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आके बैठ जाते हैं तब तक पुराना प्रेसिडेंट उठता नहीं है। ठीक है, दूसरा, उनकी मृत्यु हो जाए, तो अगर अचानक से उनकी मृत्यु हो गई तो अगले दिन से ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तब भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। अगर उनको इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा दिया गया तब भी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उनके जगह पे काम करेंगे। या फिर कोई दूसरा कारण हुआ, जैसे कि उनका इलेक्शन जो हुआ है उसी को वॉइड कर दिया गया कि इलेक्शन ही गलत तरीके से हुआ था, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, एन इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी completed बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। 5 साल का जो टर्म है उसको खत्म होने के 6 महीना पहले से ही इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए, ताकि ऑफिस खाली न रहे। और कोई भी आदमी राष्ट्रपति बना है तो वो 5 साल तक ही बने, ऐसा नहीं कि 5 साल 1 महीना हो जाए, 5 साल 2 महीना हो जाए, नहीं, 5 साल ही उसको रहना है। जैसे ही उसका 5 साल जिस दिन खत्म होता है उस दिन नया राष्ट्रपति जो है वो आ जाना चाहिए। तो 6 महीना पहले से ही उसका इलेक्शन का प्रक्रिया चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो सबका लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो 2 टर्म रहे थे, 1950 में रहे, फिर 52 में, 1952 में इनका इलेक्शन हुआ, फिर 57 में इलेक्शन हुआ, तब फिर 62 तक रहे। तो 50 में तो इनको बना दिया गया था, संविधान लागू रहा, चलो बना देते हैं। फिर 52 में इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन, फिर सेकेंड इलेक्शन, लगभग 12 साल ये रहे थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, वीवी गिरी हो गए, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी जो स्पीकर भी थे, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और इसके बाद अभी जो हैं द्रौपदी मुर्मू। एक्टिंग प्रेसिडेंट, 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। हिदायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस जो कि प्रेसिडेंट भी के तौर पे काम किया। 2 लोग जो प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद।
तो थोड़ा सा याद कर लेना ये सब। द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस नॉटविथस्टैंडिंग दैट हिज टर्म हैज एक्सपायर्ड अंटिल हिज सक्सेसर, मतलब वही कि जो व्यक्ति ऑफिस छोड़ रहा है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उनके जो आने वाले हैं वो जब तक ना आ जाते हैं, तब तक जो पुराना प्रेसिडेंट है वो ऑफिस नहीं छोड़ता है। ठीक है। और अगर वैकेंसी आती है, एक्सपायरी मतलब हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना इलेक्शन कराना जरूरी होता है। ठीक है। अब है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या होता है? तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखते चलिएगा। जैसे सबसे पहला पावर है कि वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है। वो बहुत लोगों को जो है ना इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। ओथ एंड रेजिग्नेशन, कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको रिजाइन अपना रिजिग्नेशन देता है, ये थोड़ा देख लीजिए। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को अगर रिजाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, उपराष्ट्रपति को रिजाइन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ फिर कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को देंगे। गवर्नर को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और गवर्नर को भी अपना रिजाइन देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, और रिजाइन देना है तो राष्ट्रपति को ही देंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को रिजाइन प्रधानमंत्री को रिजाइन करना है तो राष्ट्रपति को ही रिजाइन करना है। लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को शपथ, कोई शपथ नहीं है, नो ओथ। रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष को रिजाइन कर देना है। तो ये थोड़ा टेबल याद कर लेना, किसको कौन शपथ दिला रहा है, कौन किसको रिजिग्नेशन दे रहा है। ज़्यादातर लोग प्रेसिडेंट को ही अपना रिजिग्नेशन देते हैं। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो बहुत लोगों की नियुक्ति करते हैं, जैसे यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, फिर बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल जो है उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भी। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको भी अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को। राज्यों में गवर्नर को भी। ठीक है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उसको भी। इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के मेंबर, लैंग्वेज कमीशन, भाषा आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इंडियन एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेट्स, यानी कि भारत के बाहर हम लोग अपना जो राजदूत वगैरह रखते हैं, कौन राजदूत बनेगा, उस सब की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट इतने सारे लोगों की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पावर है वो है मिलिट्री पावर। ठीक है। मिलिट्री पावर में है कि प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ होते हैं डिफेंस फोर्स का। डिफेंस फोर्स, हमारे देश का जो डिफेंस फोर्स है वो तीनों इन्हीं के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के ही अंडर में। बस इतना ही बात आप याद रखिए, कमांडर इन चीफ होते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर जो राजनीतिक कूटनीतिक पावर है, तो द प्रेसिडेंट इज एम्पावर, मतलब कि कोई भी अग्रीमेंट, ये पहले बता दिए, कोई भी अग्रीमेंट किसी भी देश के साथ में होता है वो सब राष्ट्रपति के ही नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। कोई भी इंटरनेशनल अफेयर है, बाहर से कोई राजदूत अगर आता है तो उसकी भी जो चिट्ठी आती है वो सब राष्ट्रपति के ही नाम पे लिखी होती है। ठीक है। फिर है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर माने कि जब भी कोई बिल पास होता है तो लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर उसको बिल को राष्ट्रपति से पास होना बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तभी बिल पास होता है, राष्ट्रपति उस बिल को रोक भी सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति से भी पास होता है। तो यही हुआ राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ।
ठीक है, विधायी शक्तियां जो हैं वो यही है। फिर राष्ट्रपति जो है वो जब लोकसभा 5 साल पूरा हो जाता है तो लोकसभा का विघटन कर देते हैं कि अब खत्म करो, अब फिर से इलेक्शन होगा। तो राष्ट्रपति ही लोकसभा का विघटन करते हैं। फिर जब नया चुनाव होता है और पहली बैठक होती है सभी लोगों की, तो राष्ट्रपति उसको संबोधन भी करते हैं। पहली बैठक को, लोकसभा की पहली बैठक का संबोधन भी करते हैं राष्ट्रपति। फिर जब जैसे 3 बार बैठता है साल में, लोकसभा और राज्यसभा जो है ना वो 3 ही बार बैठता है, जो हम लोग बोलते हैं कि बजट सत्र, विंटर सत्र और मॉनसून सत्र। ठीक है, बजट सत्र अभी फरवरी के आसपास बैठा, फरवरी मार्च, उसके बाद अब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो मॉनसून में का जो महीना है इसमें बैठेगा, और फिर विंटर के महीने में बैठेगा। तो कुछ ही दिन के लिए बैठता है, 1 महीना के लिए बैठता है, फिर उसके बाद सबका छुट्टी होता है, सब अपने अपने घर चला जाता है। उसी टाइम पे जब बैठता है उसी समय बहस होती है, कोई भी बिल वगैरह पास हो सकता है। तो 3 बार जो बैठता है लोकसभा साल में, सभी लोग दिल्ली जाके जो सभी एमपी बैठते हैं, तो उसको बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट, है ना। इसको बोलते हैं कि सेशन को समन करना, समन माने बुलाना, समन। तो सेशन जो है उसको समन करते हैं, बुलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, समझे। तो यही सब पावर है, डिसॉल्व करना, समन करना। डिसॉल्व माने विघटन कर दिए, तोड़ ताड़ खत्म कर दिए लोकसभा को, या फिर समन किए। देखो, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन और प्रोरोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं 5 साल बाद। और समन मने हर 3 बार समन करना, प्रोरोग मने खत्म करना। जैसे मान लो बजट सत्र शुरू होने वाला है, फरवरी में बजट सत्र होगा, तो सबको समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट। और जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा तो कौन खत्म करेंगे? प्रोरोग। खत्म करने को इंग्लिश में पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं प्रोरोग। तो प्रेसिडेंट फिर खत्म करेंगे कि चलो 1 महीना पूरा हो गया, जो भी बजट का डिस्कशन था, बजट पास हो गया, अब तुम लोग जाओ, फ्री हो, अपने अपने घर जाओ। फिर जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तब फिर समन करेंगे। तो ये सब प्रेसिडेंट करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, अगर मान लो कि कोई बिल है, वो बिल लोकसभा में पास हो गया मगर राज्यसभा में अटक गया वो बिल, ठीक है, डेडलॉक हो गया, बिल जो है वो पास ही नहीं हो रहा है, लोकसभा कह रहा है बार बार राज्यसभा को कि पास करो, राज्यसभा के जो एमपी सब है वो लोग उस बिल को रोक दिया है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। प्रेसिडेंट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट सिटिंग, माने एक ही हॉल में सबको बैठाएंगे, लोकसभा वाले को भी और राज्यसभा वाले एमपी को भी एक ही हॉल में बैठा के तब उस बिल पे डिस्कशन होगा और बिल को पास किया जाएगा। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग आता है आर्टिकल 108 से, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और किस आर्टिकल से बुलाते हैं? 108 से। और जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, जैसे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष, जैसे ओम बिरला जी। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। मगर जब दोनों एक साथ बैठता है तो अध्यक्ष कौन बनेगा? स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वही अध्यक्ष रहते हैं, जब दोनों एक साथ बैठता है तब भी। फिर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं, एक साथ बुला के बैठा के एड्रेस करते हैं, जब दोनों का पहला सेशन होता है। लोकसभा जब जीत के आती है इलेक्शन के बाद तो उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। और हर साल जब पहला सेशन होता है तो उस दिन भी एड्रेस करते हैं। साल का आज पहला दिन है जब तुम लोग सब एक साथ बैठे हो तो एड्रेस करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस ईदर हाउस और द ज्वाइंट सिटिंग। फिर किसी भी हाउस में वो जा सकते हैं, वहाँ एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ का अटेंडेंस देख सकते हैं कि मेंबर लोग आया है नहीं आया, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब पावर है। फिर राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसा अभी बताए थे स्पेशल कैटेगरी में, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को खेल से ले लिए, या फिल्म इंडस्ट्री से हेमा मालिनी को ले लिए। इस तरह से अलग अलग फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, साइंस के फील्ड से 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट नॉट मोर देन, ये एंग्लो इंडियन वाला, ये वाला खत्म हो गया, अब 104 अमेंडमेंट एक्ट से खत्म हो गया। Previous sanction or recommendation of the president is required for introducing legislation on following matters. कुछ बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। देखो, जनरली कोई भी बिल पे लास्ट में प्रेसिडेंट का साइन होता है, पहले लोकसभा राज्यसभा से पास करा लो, लास्ट में साइन करवाएंगे। मगर कुछ ऐसा बिल होता है जिसको लाने के लिए पहले ही प्रेसिडेंट से
अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तभी वो बिल लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में। तो ऐसा कौन कौन बिल है? तो ऐसा बिल है मनी बिल। ठीक है, वो कौन सा बिल है? मनी बिल। मनी बिल को लाने के लिए पहले ही अप्रूवल चाहिए होता है। कोई ऐसा बिल जो बिल किसी स्टेट के बारे में हो, कि किसी राज्य को तोड़ना है, किसी राज्य को तोड़ उड़ के नया राज्य बने, जैसे बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, तो कि कोई नए राज्य का फॉर्मेशन करना है, तो वैसा कोई बिल है तो वो बिल भी पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, या फिर कोई मनी बिल है, पैसा संबंधित कोई बिल है, जो सरकार का फंड है, उस फंड से अगर पैसा खर्च करना है, उसे संबंधित कोई बिल है, टैक्स लगाना है अगर, उसे संबंधित कोई बिल है, ये सब टैक्स वैक्स सब मनी बिल ही हो गया, समझ लो मनी बिल, जिसमें पैसा संबंधित कोई बात हो। ठीक है, ही में डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल। अब जब कोई भी बिल उनके पास रखा जाता है, देखो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है उसको साइन कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? या तो उस बिल को साइन करेंगे, जैसे ही साइन करेंगे वो बिल बन जाएगा एक्ट, एक्ट माने कानून बन गया, या तो वो अपना एसेंट रोक लेंगे, वो नहीं साइन करेंगे, या तो साइन करेंगे या नहीं साइन करेंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है वो उसको वापस कर देंगे लोकसभा या राज्यसभा जहां से आया है, कि उसको फिर से देखो, वो उसको उसमें कुछ चेंज करेंगे और कहेंगे कि इसको फिर से, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो तीन रास्ता होता है, या तो साइन करेंगे या तो नहीं साइन करेंगे। मतलब नहीं साइन किए तो वो रख लिए, कोई डेट टाइम नहीं है, वो बस वहीं पर रह गया, खत्म हो गया। और या तो वो वापस भेजेंगे, अगर वो वापस भेज देंगे कि इसको ठीक ठाक से देख करके दोबारा देख लो, सुधार कर लो, तो सुधार करके या बिना सुधार किए जब ये लोग लोकसभा और राज्यसभा उसको दोबारा भेजेगा प्रेसिडेंट के पास, तब इनको पास करना जरूरी होगा। उसके बाद इनको पास ही करना है, ये रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना सुधार किए भी अगर वो लोग भेज देता है पास करके, तो यहाँ पे फिर अब इनको भी साइन करना ही होगा। समझ गए? तो इनके पास ये तीन रास्ता होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ वीटो पावर, यही वीटो पावर है कि बिल को वो रोक लेते हैं, वापस भेज देते हैं, यही सब पावर है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट होता है, मान लो कोई राज्य है, राज्य में भी विधानसभा होता है, फिर विधान परिषद होता है, वहां से बिल पास होता है, और लास्ट में गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर भी उसको साइन करके पास कर देता है। तो वहां भी गवर्नर के पास एक पावर होता है कि वो ऐसा लिख देंगे कि यह बिल मैं प्रेसिडेंट के लिए रखा हूँ। तो अब वो बिल रखा रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन ना करे। तो प्रेसिडेंट के मतलब कि कंसिडरेशन के लिए जो गवर्नर है वो बिल को रख लेता है। अगर गवर्नर कोई बिल ऐसा रोकना चाहता है ना, तो उसका ऐसा मनसा होता है कि इस बिल को रोक दिया जाए, तो वो यही लिख के रोक देता है कि प्रेसिडेंट के लिए हम रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो मनी बिल है, मनी बिल को प्रेसिडेंट कभी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। मनी बिल को तो उनको पास करना ही पड़ता है। मनी बिल या फिर संविधान का संशोधन बिल जो है, ये सब को रिटर्न नहीं किया था, ये सब उनको पास करना ही पड़ता है। ठीक है, मनी बिल क्योंकि उनके तो इच्छा से ही मनी बिल आया है ना, अभी बताए थे आपको कि ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट से पहले पूछ के लाया जाए, जैसे मनी बिल। तो मनी बिल को जब पास करके जाता है तो वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसको पास करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब कभी मान लो कि लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि वो साल में 3 ही बार चलता है, कुछ ऐसा बहुत भयानक चीज हो जाए, जैसे मान लो मणिपुर में हिंसा हो रहा था और लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना एकदम जरूरी है, तो प्रेसिडेंट अपने से कानून बना सकते हैं। ठीक है, बिना बिल पास हुए कानून बन जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं। बाद में जब लोकसभा बैठेगी तो उस कानून को पास करा लिया जाएगा, फिलहाल अभी जरूरी है तो बन सकता है। तो उसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो इसको लिख लीजिए, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। माने जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, तो जो राष्ट्रपति है वो अपने से कानून बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 अध्यादेश। इसके बाद है पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति है उसको उम्र कैद का सजा, फांसी का सजा ऐसा मिल गया है, मान लेते हैं कि हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला का कोर्ट है वो उसको दे दिया सजा, तो वो आदमी कहाँ अपील करेगा? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट भी उसका सजा को बरकरार रखा तो फिर आदमी कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में।
और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सजा को बरकरार रखा है तो उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसको क्षमादान करना चाहिए तो वो क्षमा कर सकते हैं। तो ये पार्डनिंग पावर माने क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यों में राज्यपाल के पास भी ये पावर होता है, राज्यपाल के पास। मगर राज्यपाल का पावर और राष्ट्रपति का जो पावर है दोनों में अंतर है। ये पावर कहाँ से आता है? आर्टिकल लिख लीजिए, आर्टिकल 72, ठीक है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 72 और राज्यपाल का, गवर्नर सबका आर्टिकल 161, ठीक है। अगर उम्र कैद है तो उसको कम कर सकते हैं वो, अगर फांसी है तो उसको उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं, इस तरह का उनके पास अपना पावर है। मगर अगर मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड पे राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है, मृत्यु दंड पे केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये पहला यहाँ पे उनको वो है, समझे। ठीक है। उसके बाद है कि कोर्ट मार्शल का अगर कोई दंड मिला है, कोर्ट मार्शल का दंड मतलब होता है कि जैसे अगर सेना की तरफ से अगर कोई उसको दंड वगैरह मिला हुआ है तो उसको भी, गवर्नर को कोई पावर नहीं है, वहां पे भी प्रेसिडेंट का ही पावर है, वही केवल उसको कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो है उनका पावर ज़्यादा बड़ा है, वो पूरा देश में है, और गवर्नर का पावर जो है वो केवल राज्य में है, राज्य के कानूनों के खिलाफ ही बस गवर्नर का पावर है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पावर है वो है इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाते हैं, प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है, देश में। और कुछ मिसलेनियस पावर और जैसे थोड़ा मोड़ा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बता दिए थे कि शेड्यूल कास्ट का लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट जारी करते हैं आर्टिकल 341 से। फिर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति वगैरह का जो है उसका लिए स्पेशल पावर है थोड़ा मोड़ा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सारा आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी टाइम में रिवाइज करते रहिए। तो और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।